हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। इसी टॉपिक से आपका आरसीसी का मेन पोर्शन शुरू हो जाता है। हम जब सिलेबस डिस्कशन किए थे आरसीसी का, तभी हम बताए थे कि आरसीसी को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम समझाए, अभी तक का जो समझाए हैं स्ट्रेस, अभी तक के क्लास में बस स्ट्रेस समझाए हैं। हम आपको इतना यकीन दिला सकते हैं कि यदि आप बिना स्ट्रेस को पढ़े आरसीसी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अभी तक हम आरसीसी देखे थे, अभी तक स्ट्रेस देखे थे, फिर स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन देखे थे। क्लासिफिकेशन में हम देखे थे बल के दिशा के अनुसार, और दूसरा हम जो पिछले बार देखे थे बल की तीव्रता के अनुसार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप लोगों का बहुत अच्छा सा कमेंट आया था। आज हम पढ़ेंगे एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। अभी हम बताते हैं एजम्पशन होता क्या है। उससे पहले समझिएगा, एजम्पशन से पहले हमको स्ट्रेन समझना पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? विकृति, है ना। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन विकृति होता है, ठीक है। तो हम इतना यकीन दिला सकते हैं कि जैसे आपको स्ट्रेस में आधा अधूरा नॉलेज था, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। बहुत लोग जानते हैं, मेरे पास मैक्सिमम ब्रिलियंट ही लड़के जुड़ते हैं, तो बहुत लोगों को पता था, वो कमेंट किए थे सर हमको तो पता था। हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हम जीरो से उठाते हैं। हमेशा हम पढ़ाते हैं कि मान कर चलते हैं कि जो सामने वाला लड़का है उसको कुछ नहीं आता, हाँ कुछ नहीं आता है उसको, तो एकदम जीरो से हम शुरू करते हैं। अब देखिएगा, अब पढ़िए, ठीक है। चलिए हम कैसे आज पढ़ेंगे स्ट्रेन यानी विकृति। अब विकृति क्या होता है? तो विकृति बहुत लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि लंबाई में परिवर्तन अपान में क्या कह देंगे? प्रारंभिक लंबाई, यही कहेंगे, है ना। लंबाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक लंबाई। तो यदि ऐसा सोचते हैं डेल्टा एल अपन एल, यही सोचेंगे आप, डेल्टा एल अपन एल, तो क्या सोच रहे हैं आप? गलत सोच रहे हैं। तो कहेंगे सर गलत क्यों सोच रहे हैं? लिखा तो ही रहता है, हाँ लिखा रहता है, लेकिन हम उसको डिटेल से समझेंगे। अब देखिएगा, मान लेते हैं क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई क्या की है, यहाँ से खींच रहे हैं आप, ठीक है। क्या हो गया? कुछ बढ़ गया, क्या हो गया? कुछ बढ़ गया, है ना। तो क्या होगा? कहेंगे भाई जितना लंबाई में वृद्धि हुई, माना प्रारंभिक लंबाई L है, तो जितना लंबाई में वृद्धि हुई अपान में प्रारंभिक लंबाई। तो हम कह रहे हैं कि देखिए एक्चुअल में ऐसा तो खींचता नहीं है। जब ना इसकी लंबाई बढ़ती है तो इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। तो हम पूछते हैं आपसे कि चौड़ाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक चौड़ाई क्या कहेंगे? वो भी आपका क्या है? विकृति ही है। हम कहते हैं आयतन में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक आयतन क्या होगा? कहेंगे वो भी विकृति ही है ना। तो विकृति कई तरह का होते हैं। जैसे हम स्ट्रेस को अच्छे से समझे थे, वैसे हम स्ट्रेन को समझेंगे, तब जाके आपको एजम्पशन अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए तब समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? विकृति होते कितने प्रकार के हैं, है ना। उससे पहले हम समझते हैं कि विकृति होती क्या है ना। आपके मन में हो रहा होगा कि विकृति क्या होती है। तो देखिएगा, विकृति का ओरिजिनल डिफिनेशन होता है चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। और डायमेंशन मतलब क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है, यानी बीमा में परिवर्तन। डायमेंशन मतलब क्या होगा कि बीमा में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक बीमा, है ना। अब थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा मैनेज कर लेना। डायमेंशन मतलब बीमा ही होता होगा, यानी लंबाई चौड़ाई। यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक लंबाई, ऐसा नहीं कहना है। चेंज इन डायमेंशन, हो सकता है चौड़ाई बढ़ रही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी है ना, हम बस आपको विकृति का बता दें कि होता क्या है। अभी यदि नहीं समझ आया तभी समझ आएगा, डोंट वरी। देखिए स्ट्रेन हम क्या समझेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे आप स्ट्रेन का। वैसे जितना यूज स्ट्रेस का है, यानी जितना यूज प्रतिबल का है, तो विकृति का बहुत कम यूज है। तो हम थोड़ा ऊपर ही लेके चलते हैं आपको, ठीक है।
अब देखिएगा स्ट्रेन यानी विकृति कितने प्रकार की होती है, जैसे आपको मिला था प्रतिबल वैसे ही दो प्रकार से मिलेगी विकृति। अब आपको याद होगा प्रतिबल हम दो प्रकार से पढ़ाए थे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो उसी तरह ये भी होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, उसके बाद क्या होगा आपका शियर स्ट्रेन। कहेंगे अरे ये तो दोनों वही है। तो अब बताइएगा नॉर्मल और शियर सुनते ही आपके दिमाग में यदि पिक्चर बना हो, कौन सा पिक्चर, कि यदि कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत कार्य करती है उस समय उत्पन्न प्रतिबल को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। बस वही काम यहाँ होगा। यानी क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होगा कि जो फोर्स रहेगा ना, जो फोर्स रहेगा वो लंबवत रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, लंबवत रहेगा किसके, सरफेस के। क्लियर है। अब इसको हम डिटेल में तो ऐसा कर करके बताएंगे नहीं, क्योंकि पीछे बता चुके हैं, है ना। हम एक सिस्टम से लेकर चलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मेरा क्लास शुरू से देखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझ सकते हैं, जो फोर्स रहेगा, जो अप्लाई फोर्स किए हैं वो सरफेस के लंबवत है, उस समय जो विकृति उत्पन्न होगी उसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन। अब आपको यहाँ समझ आ गया होगा, इसमें क्या होगा, जो फोर्स होता है वो क्या होता है भाई, समांतर होता है। समांतर होता है किसके, जिस सरफेस पे लगा हो, है कि नहीं। आसान, बहुत आसान है ना। इसमें समझाने की जरूरत नहीं, हमको ऐसा लग रहा है। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत कार्य करता है उस समय उत्पन्न विकृति को नॉर्मल स्ट्रेस ही लंब विकृति कहते हैं। और जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर कार्य करता है उस समय उत्पन्न विकृति को कौन सा विकृति कहते हैं, कर्तन विकृति कहते हैं। माना अभी भी नहीं क्लियर हुआ, हम फिगर भी बनाएंगे, डोंट वरी। अब थोड़ा इसका और क्लासिफिकेशन करते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेन यानी लंब विकृति, नॉर्मल मतलब क्या होता है आपका, लंब विकृति, ओके। शियर मतलब क्या होता है मेरे लाल, कर्तन विकृति, ठीक है, ओके। चलिए अब नॉर्मल स्ट्रेन कितने प्रकार का होगा, जितने प्रकार का स्ट्रेस हुआ था उतनी ही प्रकार का स्ट्रेन होगा, नाम चेंज होगा। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसे एक और नाम जानते हैं हम लोग, इससे कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। तो स्पेलिंग मेरा बहुत कमज़ोर है, हिंदी का भी स्पेलिंग, इंग्लिश का भी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं या फिर लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। यानी लीनियर मतलब होता है आपका रेखीय विकृति। क्या इसका नाम है, रेखीय विकृति, ओके, रेखीय विकृति। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल शायद लंबकोणीय होता होगा, मतलब कि नहीं पता हमको, ठीक है। लीनियर मतलब होता है रेखीय विकृति, लीनियर याद रखिए, डोंट वरी। चलिए जो दूसरा होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। इसका एक और नाम है, ट्रांसवर्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स, हो माइंड से निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा तो ट्रांसवर्स है ही, ठीक है। दो नाम इसका भी है। अब देखिए यानी जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो तीन प्रकार के, पहला हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन, दूसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या होगा आपका, आयतनिक विकृति, आयतनिक विकृति, ठीक है जी, है ना। और ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ, हाँ देखिए लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। देखिए आप लोग नाराज मत होइएगा, मेरा कोशिश है कि दोनों लोगों को लेकर चलें। तो क्या होगा कि दोनों लोगों को, हिंदी इंग्लिश वालों को लेकर चलने में दिक्कत तो होगा, इतना तो हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा फंस जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अनुदैर्ध्य हो गया, इसका मतलब होता है अनुप्रस्थ विकृति, कोई बात नहीं, अनुप्रस्थ विकृति, है ना, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। अब समझिएगा, अब किसको क्या कहते हैं वो समझ लीजिए, फिगर के तरह, फिगर बना के। अब समझिएगा, अब देखिए एक क्या हो गया आपके पास, एक सरफेस हो गया, वह सरफेस, इस पे कौन सा फोर्स लगा है, टेंसाइल फोर्स,
कौन सा फोर्स लगा है? टेंसाइल फोर्स लगा है। अब बताइए इसकी लंबाई कुछ बढ़ेगी? यस सर, लंबाई बढ़ा। इधर भी कुछ लंबाई बढ़ेगा, लेकिन जैसे लंबाई बढ़ा ना, उसकी चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। इतना तो पता होगा ना, जब भी इसकी लंबाई बढ़ेगी इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? खुद सोच के देखिए, जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? दबेगी। तब देखिएगा, यदि इसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल और प्रारंभिक चौड़ाई कैपिटल बी हो तो, कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? देखिए लीनियर क्या होता है? लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? हम यहाँ लिख रहे हैं, लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में वृद्धि अपान में प्रारंभिक लंबाई को क्या कहते हैं? रेखीय विकृति। अब देखिएगा, एक लंब विकृति है कि नहीं है, यानी नॉर्मल स्ट्रेन है कि नहीं है। कैसे है कि देखिए, फोर्स जो है वो कहाँ लगा है? वो फोर्स लगा है सरफेस के लंबवत। नॉर्मल स्ट्रेन यही कहता है कि फोर्स सरफेस के लंबवत लगा है, उसकी यानी फोर्स लगने के दिशा में जो वृद्धि होगी उसको कहेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई मतलब क्या हो गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ए लंबा है ना, बहुत देखिए स्ट्रेन स्ट्रेस बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा ब्रॉड करने कोई मतलब नहीं, हम बस उतना चाहते हैं कि जितना आपका काम हो सके। ठीक है, देखिएगा, अब मान लेते हैं कि ए लंबाई है, यदि इधर फोर्स लगा दिए, इधर फोर्स लगा दिए, तो बताइए कुछ लंबाई बढ़ेगी, इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई क्या होगी? मतलब ए वाला पोर्शन घटेगा। तब किसे कहेंगे? ए मान लेते हैं बी है ना, और ए मान लेते हैं एल था। अब समझिएगा, अब लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा? अब लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? इसके लिए लीनियर स्ट्रेन होगा डेल्टा बी अपान में बी, यानी जिस तरफ बल लगेगा ना उसको हम मानेंगे लंबाई, यानी बल लगने के दिशा में जो वृद्धि हुआ वो अपान में प्रारंभिक लंबाई, उसे कहेंगे लीनियर स्ट्रेन। बल लगने की दिशा में जो वृद्धि हुई अपान में प्रारंभिक। ठीक है, तो बल लगने की दिशा में जो वृद्धि हुई, वो जितना वृद्धि हुआ अपान में प्रारंभिक। अब लंबाई हो चौड़ाई हो, इसीलिए कहा जाता है चेंज इन लेंथ अपान में, इसलिए कहा जाता है चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन, यानी बल लगाने के दिशा में जितना डायमेंशन में चेंज हुआ अपान में प्रारंभिक डायमेंशन। वो लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है। देखिए, बल लगाने की दिशा में जितना वृद्धि हुआ अपान में प्रारंभिक। क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट? ठीक है, अभी देखिएगा, ऐसा थोड़ी है सिर्फ लंबाई होगा, टेंशन में होगा, इसको कंप्रेस भी तो कर सकते हैं। यस सर, अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, इसको कंप्रेस कर दीजिए। अब जब कंप्रेस किए तो इसकी लंबाई घटी, इसकी लंबाई तो घटी, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रारंभिक लंबाई वही था। लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन वही होगा कि बल लगाने की दिशा में डायमेंशन में जितना चेंज हुआ अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। तो एक टेंशन में भी हो सकता है, कंप्रेशन में हो सकता है, किसी में हो सकता है, ये होप आप समझेंगे। लेकिन लीनियर यानी लॉन्गिट्यूडनल कहाँ आएगा? बल लगने के दिशा में। अब आपको समझ आ गया होगा ट्रांसवर्स किसे कहते हैं। मेरे माइंड में हम समझा तो सारा रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में यही घूम रहा है कि ट्रांसवर्स का एक और नाम क्या होता है। अरे मतलब कि नहीं होता है, किसी किसी का नाम होता है, भूल जाता है आदमी। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लीनियर, अरे याद ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अब ट्रांसवर्स स्ट्रेन किसे कहते हैं? बल लगने के दिशा में नहीं, बल लगने के दिशा के लंबवत दिशा में चेंज हुआ डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए कैसे, अब देखिएगा ए वाला, इस पे देखिएगा, देखिए इसकी भी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है और प्रारंभिक चौड़ाई कैपिटल बी है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ट्रांसवर्स क्या होगा? ट्रांसवर्स क्या होगा भाई? बल लगने के लंबवत दिशा में तो कितना भाई? डेल्टा बी, तो डेल्टा बी अपान में बी क्या हो गया? ट्रांसवर्स स्ट्रेन। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर होता होगा आपको स्ट्रेन। ऐसा नहीं कर सकते चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल, तो ये भी तो स्ट्रेन है, चेंज इन विड्थ अपान में ओरिजिनल विड्थ। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपान में बी, लेकिन यहाँ टेंशन में या कंप्रेशन में मतलब कि फार्मूला सेम आ रहा है, लेकिन वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, अब समझिएगा, इसके ऊपर लिख रहे हैं डेल्टा बी अपान में बी,
है। इसको हम दिखा दे रहे हैं, कैसे दिखाएं, एफ इससे दिखाते हैं एल से, ऐसा पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, एप्साइलन बोलते हैं, हाँ एप्साइलन, ठीक है। एल इसे हम दिखा दे रहे हैं एप्साइलन टी ट्रांसवर्स, ठीक है। अब कहेंगे इतना क्यों, अभी और समझा रहे हैं आपको। देखिए ए हो गया आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है एल, चौड़ाई कितनी है बी, और मोटाई कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल टी है या डी मान लेते हैं, मोटाई कितनी है इसकी डी है। भाई लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होगा, तो जब इसकी लंबाई जब खींचेंगे ना, जब इसकी लंबाई खींचेंगे तो चौड़ाई और मोटाई दोनों कम होगा। बात को समझ रहे हैं ना, इन बी और डी दोनों कम होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा डी अपान में डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बल लगने के लंबवत दिशा में पड़ेगा, बल इधर लग रहा है, ए बी डी भी उसके लंबवत है, बी भी उसके लंबवत है ना। यही सर्कल हो, यही यदि सर्कल हो, अब देखिए यहाँ लगा टेंसाइल फोर्स लगा, अब इसकी लंबाई तो बढ़ेगा लेकिन उसकी डाया क्या होगा, कम होगा, माना उसका डाया स्मॉल डी है, तो यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन डाया अपान में ओरिजिनल डाया, क्योंकि बल लगने के लंबवत दिशा में है। क्लियर हो रहा होगा ना। देखिए एक टेंशन में भी हो सकता है, कंप्रेशन में भी हो सकता है, एक किसी में हो सकता है, इतना आप चालाक हो गए होंगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसे हम कहते हैं एप्साइलन भी से। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक नाम से लग रहा होगा, इसमें कुछ खास नहीं है और कहीं यूज भी नहीं है आपके इसमें, डेल्टा भी अपान में भी, चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी अब क्या देखेंगे, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों को देखेंगे कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अभी इसमें क्या देख रहे थे, इसमें माना सिर्फ लंबाई को देख रहे हैं, यानी बल लगाने के समांतर दिशा में, इन दोनों में लंबवत दिशा में मान लेंगे चौड़ाई में देख रहे हैं, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ अपान में प्रारंभिक वॉल्यूम, इसे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस में इसका यूज होता है कि नहीं है। अब देखिए अब क्या होता है कि इसको ना शुद्ध रूप में लिखने के यहाँ माइनस लगा देते हैं, है ना। माइनस क्या दिखा रहा है कि भाई जब लंबा इसको खींच रहे हैं तो घट रहा है ना, नहीं भी दिखाएंगे तो माइनस से कोई फर्क नहीं है, कि माइनस का फर्क नहीं, ऐसा नहीं है फर्क नहीं है, लेकिन अभी के लिए पूरे आरसीसी में बिना इसके हम काम चला देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वही कह रहा है ना, हम बहुत डीप में लेके नहीं जा रहे हैं आपको, हम बस उतना ही हिस्ट्री बताएंगे कि पूरे आरसीसी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी हम फंसेंगे, मतलब जहाँ भी बताना होगा तो हम कहेंगे बताओ, पहले दूसरे क्लास में स्ट्रेस बताए थे, उस क्लास में स्ट्रेन बताए थे, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा। अब शियर स्ट्रेन क्या होता है, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर कार्य करता है उस समय उत्पन्न विकृति को शियर स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ यदि हम फोर्स लगा दें तो ए वाला यहाँ चला जाएगा, ए वाला यहाँ, इसे हम फाई से दिखाते हैं, इसे हम एप्साइलन से दिखाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन को एप्साइलन से, इसे हम फाई से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट लिखिएगा, गोल्डन लाइन। गोल्डन लाइन क्या लिखना है ना, मतलब आपके आरसीसी का पहला गोल्डन लाइन है कि जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है ना वो शेप में चेंजिंग करता है, और जो शियर स्ट्रेन होता है वो साइज में चेंजिंग करता है ना। बार बार क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्मल और स्ट्रेन होता है वो किस में चेंज करता है, शेप में चेंज करता है, और जो शियर स्ट्रेन होता है वो साइज में चेंज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है कि यहाँ से इसको क्या किया, हम धक्का दिए, अब ये यहाँ यानी ए पर था, ए डैश पे चला गया, बी पर था, बी डैश पे चला गया, माना एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है, तब वही फाई क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन। ये थीटा निकाल लें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू, ये टेन फाई इजकल टू लंब बटा में आधार, तो लंब अपान क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा अपान में इसे मान ले रहे हैं एक्स, इसे मान ले रहे हैं वाई, अपान में ए एक्स, होगा कि नहीं होगा, या फिर बी बी डैश, वाह बी बी डैश अपान में बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है आपका, क्या स्ट्रेन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब क्या होगा कि अब
अब आपको मतलब कि बाहर का कुछ बताना नहीं है। एक चीज़ और बताना है, SFD BMD हम यूज़ करेंगे 2-3 चैप्टर बाद, एक क्लास और लेंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे। अब हम मतलब RCC का मेन पोर्शन शुरू करने वाले हैं, जहाँ से RCC आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि बिना स्ट्रेस स्ट्रेन जाने आपका ज़िंदगी अधूरा है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बताइए कमेंट करके, यदि आप ऐप पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताइएगा। दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन इतना मतलब कि अभी समझिए कि हम डिटेल में बताए नहीं, हम इतना आपको गारंटी दे सकते हैं कि प्रतिबल विकृति यानी स्ट्रेस स्ट्रेन पर हम 1 हफ्ता क्लास ले सकते हैं, 1 घंटे का, 1 हफ्ता से ज़्यादा ही ले सकते हैं भाई, सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। हम जब सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे RCC का, तभी हम बताए थे कि स्ट्रेस बिना तो सिविल इंजीनियरिंग का ज़िंदगी अधूरी है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे एजम्पशंस ऑफ RCC स्ट्रक्चर, यानी RCC संरचनाओं के मान्यताएं। अच्छा, मान्यता मतलब क्या आ गया भाई, मान लिया जाता है। मान्यता मतलब क्या होता है, एजम्पशन मतलब क्या होता है कि एज्यूम करना है। देखते हैं एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एजम्पशन मतलब होता है आपका एज्यूम करना, यानी मानना मतलब क्या होगा कि हमको आप मान सकते हैं कि हम गोरे हैं, है तो नहीं, काले भी नहीं, काले से थोड़ा सा ऊपर है, तो मान लेंगे कि गोरे हैं, है ना। तो एकदम जो चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है लेकिन मान लेते हैं। जैसे कि हम आपको सिंपल दिखा रहे हैं कि नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, बस एजम्पशन ही मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जैसे कि जो RCC स्ट्रक्चर होता है ना, जो RCC स्ट्रक्चर, RCC मतलब समझ रहे हैं स्ट्रक्चर, जो RCC स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या मानते हैं कि जो RCC स्ट्रक्चर है ना होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब समझ आता है आपका, समांग है, समांगी है ना। हम क्या मान लेते हैं कि बात को समझिए, मतलब कि कोई भी टॉपिक को हम आसान बनाने के लिए कुछ एजम्पशन एज्यूम करते हैं, नहीं मानते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी टॉपिक को आसानी से स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन लेते हैं, कुछ मान्यताएं मानते हैं। जैसे RCC स्ट्रक्चर हो गया, तो RCC को मान लेते हैं कि होमोजेनियस है, यानी यह समांगी संरचना है। समांगी संरचना मतलब वो एक ही मटेरियल से मिलकर बना है, एक ही अणु से मिलकर बना है RCC। जैसे कि हम कहते हैं पानी क्या है, समांगी है। पानी क्या है, समांगी है, कह सकते हैं। पानी कुछ और तो नहीं है, लेकिन देखिए, है ना, इसी तरह पानी की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं, समांगी मानते हैं। समांगी और विसमांगी क्या होता है, जैसे देखिए रोटी, अब रोटी को तोड़ेंगे तो अंदर क्या दिखेगा, कहेंगे सर रोटी को तोड़ेंगे तो अंदर सिर्फ आटा दिखेगा। हम कहें कि आलू का पराठा है, उसको तोड़ेंगे तो अंदर क्या दिखेगा, तो आलू को, पराठे को जब अंदर तोड़ेंगे तो आलू दिखेगा, और रोटी भी मतलब कि आटा भी दिखेगा, मिर्च भी दिखेगा, मसाला भी दिखेगा। तो जो आलू का पराठा है ना, उसको मान लीजिए हेट्रोजेनियस यानी विसमांगी है, उसमें अलग अलग पदार्थ हैं। जबकि जो सिर्फ रोटी था, जिसको तोड़ने पर सिर्फ आटा दिखाई देगा, वो हो जाएगा आपका होमोजीनियस। तो RCC को हम मानते हैं होमोजीनियस, लेकिन क्या बताइए, RCC होमोजीनियस है। RCC 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, किससे, कंक्रीट से और इन्फोर्समेंट से। मेरे भाई कंक्रीट में देखिए सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी डाला गया है, तो होमोजीनियस तो है नहीं, लेकिन स्टडी करने के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, होमोजीनियस है। इससे हमको स्टडी करने में क्या होती है, सुविधा होती है। तो एजम्पशन मतलब यही हुआ कि RCC स्ट्रक्चर हो क्या है आपका, RCC स्ट्रक्चर क्या है, होमोजीनियस। लेकिन RCC बहुत पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है, मानते हैं। तो इसी तरह हमको कुछ मानना पड़ेगा कि स्टडी में क्या हो, आसानी हो। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या होता है, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे 3rd सेमेस्टर में, ये पहला एजम्पशन तो हमको बताना ही नहीं है, छोड़ दे रहे हैं। चलिए डायरेक्ट दूसरा एजम्पशन में, है ना। तो दूसरा एजम्पशन क्या कहता है, अब आपके मन में होता होगा, बता दीजिए, अरे बताएंगे, डरा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिएगा, अब पढ़े होंगे बेंडिंग इक्वेशन, नमन समीकरण पढ़े होंगे, नमन समीकरण पढ़े हैं 3rd सेमेस्टर में, पढ़े होंगे M/I, सिग्मा/Y, E/R, है ना। तो उसी में पढ़े होंगे आप एजम्पशन, क्या पढ़े होंगे कि कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही होती है। पढ़े होंगे,
ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझिएगा आरसीसी के हम कहते हैं बीम है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में एक वर्ड पढ़ेंगे उदासीन अक्ष। क्या पढ़ेंगे? उदासीन अक्ष, है ना, उदासीन अक्ष पढ़ेंगे। उसको हम कहेंगे, एक और नाम जानेंगे आरसीसी में, इसको एक और नाम जानेंगे बल शून्य रेखा, बल शून्य रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल है ना, क्या है भाई? न्यूट्रल एक्सिस है। अब समझिएगा न्यूट्रल एक्सिस हम अभी ऊपर बताते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस टॉपिक ही है। हम बता रहे हैं आगे आपको सिर्फ न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एजम्पशन को समझाने के लिए न्यूट्रल को हम थोड़ा बताते हैं, बाकी न्यूट्रल एक्सिस हमको टॉपिक है, निकालना पड़ता है। न्यूट्रल एक्सिस भी दो प्रकार का होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अभी समझिएगा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है कि धरन के बीच में नहीं, यानी धरन के ऊपरी तथा निचली सतह के बीच, धरन के ऊपरी तथा निचली सतह के बीच एक ऐसा लेयर होता है जिस पे न ही टेंसाइल होता है न ही कंप्रेशन होता है, यानी न ही उस पर टेंशन होता है न ही कंप्रेशन होता है। जैसे समझिए ए बीम जब क्या होगा, ए बीम बेंड होता है तो ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है कंप्रेशन, नीचे क्या होता है? टेंशन। लेकिन आप समझिए कंप्रेशन से जब टेंशन में आ रहा है तो भाई कंप्रेशन से टेंशन में आते कहीं मान लीजिए कंप्रेशन क्या है 100, 99, 98 चेंज होते ही तो टेंशन में आ रहा होगा, है ना। तो मान लीजिए कंप्रेशन सबसे अधिक ऊपर होता है कंप्रेशन, फिर उससे कम कंप्रेशन, कम होते कहीं जीरो होता है, जीरो। उसके बाद फिर टेंशन धीरे धीरे टेंशन बढ़ता है। लेकिन बीच में कोई वही है जहाँ जीरो है, ऐसा लेयर आता है जहाँ न ही टेंशन होता है न ही कंप्रेशन फोर्स होता है। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो क्या वहाँ विकृति होगा? वहाँ विकृति यानी विकृति भी क्या होता है आपका? जीरो होता है। यानी बीम के ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य एक ऐसा लेयर जहाँ प्रतिबल, विकृति या फोर्स जीरो होते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। मोटे बताए हैं, हम जानते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। उदासीन अक्ष, इसे हम न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे, इसे कहेंगे बल शून्य रेखा। आरसीसी स्ट्रक्चर में न्यूट्रल एक्सिस का बहुत यूज है, ठीक है। देखिएगा कमाल, अभी नहीं, कल देखना है, अभी तो जंक्शन पढ़ते हैं कुछ। हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल होते हैं, नमन के बाद भी, नमन हमको ना इधर से लिखना चाहिए था ना, ज़्यादा मतलब कि हम इस पे छोड़ देते हैं। कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहता है, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। अभी सारा हम बताएंगे, डोंट वरी, समानुपाती होता है। चलिए ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, तो सबसे पहले काट समझिए कि अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य काट किसे कहते हैं। समझिएगा जैसे ए हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट ए वाला हुआ, नहीं ए क्या हो गया? अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। ए कौन सा सेक्शन हुआ? लॉन्गिट्यूडनल, लंबा है, अनुदैर्ध्य काट, है ना। जबकि बात को समझ रहे हैं, ए वाला काट कौन सा हो गया आपका? अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो इसका तो हम बात कर नहीं रहे, लंबाई, लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसकी, है ना। इसको कितने भाग में काट दीजिए? सबकी। बहुत से अनुप्रस्थ काट जहाँ से काटेंगे वो सारे अनुप्रस्थी काट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अनुप्रस्थ काट ए वाला, ठीक है, अनुप्रस्थ काट आपको समझ गया। कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले, नमन, बात को समझ रहे हैं, नमन मतलब बेंडिंग से पहले समतल होते हैं। समतल मतलब क्या हो गया? देखिए कोई भी अनुप्रस्थ काट, एक क्या हो गया? एक बीम ले लीजिए, बीम का एक, इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट, है ना। अभी बेंड नहीं हुआ, जो कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, बताइए समतल है कि नहीं? एकदम प्लेन है। समतल मतलब प्लेन, है ना, एकदम प्लेन है। प्लेन मतलब चिकना है, प्लेन मतलब कि एकदम सीधी लाइन में, ऐसा समझ लीजिए। कोई भी, जैसे ये है, ये प्लेन है,
कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जब बेंड होगा ना, तो बेंड होगा, देखिए बेंड होने के बाद भी एक ऐसा है समतल ही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसा 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 नहीं है, टेढ़ा नहीं है, अभी भी वो क्या है, समतल ही है। बस यही कह रहा है कोई भी अनुप्रस्थ काट, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कहेंगे क्यों नहीं ऐसा होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं भाई, कैसे बताएं, कुछ है भी रहता भी नहीं, एकदम क्लीन स्टूडियो है मेरा, कुछ रहता भी तो नहीं है। अब देखिए ये हो गया बीम आपका, जब यहाँ से बेंड करेंगे, बताइए कि ए क्या होगा, ए एकदम प्लेन नहीं रह पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऐसा हो जाएगा आपका, हम बता रहे हैं आपको, देखिए ऐसा लेयर बाय लेयर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेयर बाय लेयर में ऐसा हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे ताश का पत्ता आप लीजिए और उसको बेंड करिए, देखेंगे ना वो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होगा। बात समझ आ गया होगा आपको ताश के पत्ते से, है ना। लेकिन हम क्या मान लेंगे कि एकदम प्लेन है, तो यही पहला एजम्पशन मतलब ताश का पत्ता एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। लीजिए ऐसा करिए तो देखेंगे एकदम प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है, प्रत्येक लेयर निकला रहता है, ठीक है। तो क्या यही कह रहा है पहला एजम्पशन, कोई भी अनुप्रस्थ काट, मान लिया कि निकला नहीं है, प्लेन ही है, कह रहा है कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहता है, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस। भाई इसके बीच में कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा कि नहीं होगा, इसके बीच में कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, जहाँ प्रतिबल विकृति क्या होता है, 0 होता है। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। तो ये तो आसान है, कुछ नहीं है। मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रल एक्सिस से जितना ऊपर जाएंगे उतना विकृति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। न्यूट्रल एक्सिस से जितना नीचे आएंगे उतना विकृति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या करा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होती है। ये इसमें तो समझाना नहीं है। ऊपर ज़्यादा मुड़ा रहता है, नीचे भी ज़्यादा मुड़ा रहता है, ऊपर कंप्रेशन में ज़्यादा, नीचे टेंशन में ज़्यादा। तो यहाँ 0, तो धीरे धीरे जैसे देखिए यहाँ 0, धीरे धीरे कंप्रेसिव फोर्स बढ़ेगा। जब फोर्स बढ़ेगा तो विकृति भी बढ़ेगी। तो ये जो विकृति बढ़ा, विकृति ऊपर फोर्स सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक कंप्रेशन ऊपर ही होता है, तो विकृति अधिक। नीचे आएंगे टेंसाइल फोर्स अधिक आता जाएगा, सबसे अधिक टेंसाइल फोर्स नीचे, तो सबसे अधिक विकृति भी नीचे। तो यही कह रहा है जो विकृति होती है ना, जो स्ट्रेन होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या अभी तक आरसीसी में, है ना। आपको मजे से पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है कि वर्किंग लिमिट के अंदर कंक्रीट तथा स्टील, वर्किंग लिमिट के अंदर कंक्रीट तथा स्टील पूर्णतः इलास्टिक माने जाते हैं, पूर्णतः इलास्टिक होते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना, अब समझ रहे हैं। देखिए वर्किंग लिमिट मतलब कार्यकारी सीमा, यानी जिस पे आपको लिमिट दे दिया गया है, परमिशन दिया गया है। परमिसिबल स्ट्रेस पढ़े थे ना कि भाई इतना ही लिमिट है, इससे अधिक लोड नहीं लगाना है, जितना लिमिट दिया गया है, या जितना वर्किंग करना है। वर्किंग स्ट्रेस पढ़े हैं ना पीछे से, है ना। देखिए बार बार कहेंगे हम इस चीज़ को। तो कह रहा है कि वर्किंग लिमिट के अंदर, यानी जितना आपको परमिशन दिया गया है ना, परमिसिबल लिमिट कह सकते हैं एक तरह से। वर्किंग लिमिट के अंदर क्या होता है कि जो कंक्रीट तथा स्टील होते हैं ना, वो पूर्णतः क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। मतलब क्या हो गया कि भाई वर्किंग लिमिट, ज़्यादा लोड नहीं लगाना है, जितना कार्यकारी दिया गया है उतना पे क्या होगा कि बेंड होंगे, यानी उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। वर्किंग लिमिट लगाएंगे जितना, उसके अंदर ही लोड लगाएंगे तो कंक्रीट और स्टील में क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होगा, और लोड हटाते ही वो अपने पुराने अवस्था में आ जाएंगे। यानी जब किसी मेंबर पर लोड लगाया था तो मेंबर में डिफॉर्मेशन होता है, तथा लोड लगाने के बाद वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं ना, प्रत्यास्थता। तो वही कह रहा है कि इलास्टिक होते हैं, यानी वर्किंग लिमिट के अंदर लोड लगाएंगे तो थोड़ा बहुत उनमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन लोड हटाते हुए पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। तो बताइए क्या कंक्रीट लोड लगाएंगे तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा तो कंक्रीट पुराने अपने अवस्था में आएगा, नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि पूरा आ जाएगा, ठीक है।
तीसरा क्या हो जाएगा कि वर्किंग लोड पर कंक्रीट तथा स्टील के वर्किंग लोड पर कंक्रीट तथा स्टील के प्रतिबल विकृति आरेख, इसको हम पहले में ही समझा दिए हैं। प्रतिबल विकृति आरेख वर्किंग लोड पर कंक्रीट तथा स्टील का प्रतिबल विकृति आरेख वर्किंग लोड पर कंक्रीट तथा स्टील के प्रतिबल विकृति आरेख एक सेंटेंस बनाना पड़ता है वर्किंग लोड पर कंक्रीट तथा स्टील के प्रतिबल विकृति आरेख एक सीधी रेखा होती है, ऐसा लिख लीजिए, एक सीधी रेखा होती है। रेखा, वाह, किसी को कुछ याद आया? अब देखिए वर्किंग लोड पे फिर वही बात हुआ, वर्किंग लिमिट कर लीजिए भाई, वर्किंग लोड पे तो वर्किंग लिमिट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग लोड पर कंक्रीट तथा स्टील के कंक्रीट तथा स्टील के जो प्रतिबल विकृति आरेख होते हैं ना, वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में होती है। तो सीधी रेखा मतलब क्या हुआ, वही बात हम कर रहे हैं कि प्रतिबल विकृति कब मिलेंगे, प्रतिबल विकृति कब मिलेगा, जब बीम का बेंड होगा। बीम का लीजिए, स्लैब का लीजिए, जब स्ट्रक्चर बेंड होगा तभी तो विकृति आएगी। तो बताइएगा यहाँ एक क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ एक न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। तो बताइएगा सीधी रेखा प्राप्त होगा। सीधी रेखा मतलब क्या हो गया कि जैसे ही ऊपर, चलिए इसका हम डायग्राम बना ही दे रहे हैं, शायद आप लोग पढ़े होंगे किसमें, बेंडिंग इक्वेशन में डायग्राम इस तरह का। देखिएगा ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। देखिएगा जैसे जो ऊपर जाएंगे प्रतिबल बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिबल किस में बढ़ रहा है, कंप्रेशन में बढ़ेगा। कंप्रेशन में है कि नहीं, कंप्रेशन में। जैसे से नीचे जाएंगे प्रतिबल बढ़ेगा, लेकिन किस में प्रतिबल बढ़ेगा, टेंशन में। सिर्फ विकृति का भी वही हाल है, अभी हम पीछे बेंड करके बताए थे। जैसे से ऊपर जाएंगे विकृति बढ़ेगा, जैसे से नीचे जाएंगे विकृति बढ़ेगा। तो यही चीज़ ये जम्पशन कह रहा है कि एक सीधी रेखा होती है। देखिए एक सीधी रेखा मिला, हम बता रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, एजम्पशन है, सारा आगे यूज़ होगा। ये मतलब कि हम बता अभी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। हम क्या कहते हैं, चलिएगा चौथा देखते हैं भाई। चौथा क्या कह रहा है कि पूरा टेंसाइल फोर्स स्टील वहन करता है, स्टील वहन करता है। इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचेंगे, हाँ सच में एजम्पशन होता है। आप खुद सोचेंगे, देखिए इसका मतलब होता है कि देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बीम, और ये क्या हो गया आपका, बीम बेंड हो गया। ये बीम क्या हो गया आपका, बेंड हो गया। अब देखिएगा नीचे क्या है आपका, छड़ है, स्टील है। छड़ मतलब स्टील, यानी यहाँ भी क्या है आपका, स्टील है। अब देखिएगा यहाँ क्या है, देखिए जो लाइन खींच रहे हैं ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। देख रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस का यूज। अब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन फोर्स आता है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कौन सा फोर्स आता है, टेंसाइल फोर्स आता है भाई, है ना। तो बताइएगा, कह रहा है, ये जम्पशन कह रहा है कि पूरा जो टेंसाइल फोर्स है ना, वो कौन वहन कर रहा है, स्टील वहन कर रहा है। बताइएगा नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जब टेंसाइल आता है, टेंसाइल न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल जोन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव जोन है, ठीक है। तब बताइएगा ये जम्पशन कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा का पूरा टेंसाइल कौन लेता है, कंक्रीट, स्टील लेता है। लेकिन आप खुद सोचिए, नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट है कि नहीं है, और कंक्रीट बताइए कुछ ना कुछ टेंसाइल फोर्स को लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि टेंसाइल फोर्स कंप्रेशन का 10% होता है कंक्रीट के लिए, लेकिन उसको हम क्या मान ले रहे हैं, कंक्रीट कोई ले ही नहीं रहा है। तो एजम्पशन समझ रहे हैं ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा टेंसाइल फोर्स कौन लेगा, स्टील लेगा। लेकिन बताइए कुछ ना कुछ तो लेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो लेगा ये,
लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे लेगा, क्योंकि हमको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा ना। आगे देखेंगे कैसा दिक्कत है। अभी तो नीचे का कंक्रीट इग्नोर करेंगे तब देखेंगे फार्मूला इतना बड़ा बड़ा आ जाएगा। अभी जब नीचे का कंक्रीट ले लेंगे तो पागल हो जाएगा आदमी, ठीक है। तो हम वही करेंगे, माना, सारा चीज़ हम मान रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। तो पूरा टेंसाइल लोड कौन लेता है भाई? स्टील लेता है ना। चलिए ठीक है, एक और नहीं, 1 2 3 कितना, एक होगा शायद, 2 2 2, पाँचवा कह रहा है कि स्टील और कंक्रीट के बीच जो बॉन्ड होता है ना, कौन सा बॉन्ड मतलब होता है अभिलाग। अभी बताते हैं, बॉन्ड मतलब होता है अभिलाग। वो क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है मेरे लाल? परफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टील और कंक्रीट के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका? परफेक्ट होता है। समझिए इसका मतलब क्या हो गया। बॉन्ड मतलब क्या हो गया कि ए मान लेते हैं स्टील है, ए मान लेते हैं कंक्रीट है, तो इसके बीच में जो क्या है? पकड़ है ना, उसे कहते हैं बॉन्ड बनाया है। जो स्टील और कंक्रीट जो परस्पर बंधे हुए से क्या कहेंगे? बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड क्या होता है? परफेक्ट होता है। हम ये मान के चलते हैं कि एकदम अच्छे से पकड़े हुए हैं सब, हम एकदम मान के चलेंगे एकदम परफेक्टली पकड़े हुए हैं सब, थोड़ा भी वो मतलब मोशन या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बताइए लोड वगैरह पड़ने पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मान के चलेंगे एकदम क्या है? परफेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर मोशन वगैरह को हम काउंट नहीं करेंगे कि छड़ वगैरह ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्डिंग क्या मानेंगे हम? परफेक्ट होता है। चलिए छठा जगह लेते हैं कि मापांक अनुपात मॉडुलस रेशियो, क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉडुलर रेशियो, मापांक अनुपात। इसे अपने नाम से दर्शाते हैं एम। नहीं, ऐसा नहीं है, मॉडुलर मतलब एम आ रहा है ना, तो इसे एम से इस्तेमाल है। क्या होता है? 280/3 सिग्मा CB होता है। देखिए CB इसका नहीं, इसका CBC होता है, ठीक है। तो मापांक अनुपात क्या है? वो आगे का टॉपिक है, ठीक है। अभी हम एजम्पशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी में माना जाता है कि मापांक अनुपात 280/3 सिग्मा CBC होता है, ठीक है। तो मापांक अनुपात इतना हम निकालेंगे जब भी हमको मापांक अनुपात की जरूरत। मापांक अनुपात हम बता रहे हैं, एजम्पशन आपका पूरा RCC के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, सोच भी नहीं सकते। तो मापांक अनुपात 280/3 सिग्मा CB होता है। अभी मेरे माइंड में वही स्ट्रेन घूम रहा है कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन। मेरे पास बुक वगैरह है नहीं, दिक्कत यहाँ से है ना। बुक रहता तो हम देख ही लेते। अरे यार, ट्रांसवर्स। चलिए अभी हम फिर याद करेंगे, ठीक है। मापांक अनुपात 280/3 सिग्मा CB होता है, ठीक है। अब सिग्मा CBC क्या होता है? जगह है ना, ठीक है। सिग्मा CBC, यदि सिग्मा सुन करके आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मेरे लाल आप भटक चुके हैं। सिग्मा बताइए, किससे डिनोट किया था सिग्मा को? नॉर्मल स्ट्रेस से किया था, लंब प्रतिबल, है ना। बात बताया ना, हर जगह यूज होगा सिग्मा। देखिए पहले C मतलब क्या? पहले C मतलब कंक्रीट, पहला C मतलब क्या हो गया? कंक्रीट। दूसरा C मतलब कंप्रेशन। अब B मतलब क्या हो गया? बेंडिंग। अब देखिए यानी बेंड हुआ, बताइए नॉर्मल स्ट्रेस में ही तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि नमन के कारण, सिग्मा CB का पूरा नाम क्या है? नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल। वाह, सिग्मा CBC। C मतलब कंक्रीट हो जाएगा, B मतलब बेंडिंग और C मतलब कंप्रेशन। यानी ऐसा जब होता है तो ऊपर क्या होगा? ऊपर वाला जो प्रतिबल होता है उसे कहते हैं सिग्मा CBC। नमन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ? नमन, बेंडिंग के कारण। कंक्रीट में हुआ, नीचे तो स्टील रहता है, ऊपर कंक्रीट हम मान रहे हैं, और कंप्रेशन हो रहा है। तो नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल, इसको नाम सिग्मा CBC होता तो है, लेकिन CBC नहीं लिखेंगे हम।
सिग्मा CBC होता है, लेकिन इसको हम हमेशा लेके चलेंगे सिग्मा CB। बताइए सिग्मा का तुरंत यहाँ यूज़ हुआ ना, अब आपको समझ आ गया, यानी बेंडिंग हो रहा है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा। आपको भूलेगा ऐसा नहीं भूलने वाला, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे, एजम्पशन द एंड होगा, कल से अब आपका डेरिवेशन शुरू हो जाएगा, है ना। अब पूरा यही मान्यता काम आएगी, ठीक है। तो कितना क्लास हुआ, 45 मिनट, ठीक है। तो एक बार और हम क्या करते हैं, फटाफट किसको रिवीजन करते हैं हम, एजम्पशन। एजम्पशन क्या कहता है, सबसे पहला एजम्पशन है कि कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल होता है, नमन के बाद भी समतल होता है, अर्थात बल शून्य रेखा से, डोंट वरी अच्छे से, कोई भी पहला एजम्पशन क्या है, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल होता है, नमन के बाद भी समतल होता है, अर्थात बल शून्य रेखा से ऊपर तथा नीचे विकृति बल शून्य रेखा से दूरी के समानुपाती होता है। बल शून्य रेखा मतलब उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस, पहला हो गया। दूसरा एजम्पशन क्या होता है कि वर्किंग लिमिट पे स्टील तथा कंक्रीट इलास्टिक माने जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि वर्किंग लोड पे कंक्रीट और स्टील के बीच प्रतिबल विकृति आरेख रेखीय होता है। चौथा क्या होता है, कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्डिंग परफेक्ट होता है। पांचवा क्या होता है कि सभी टेंसाइल फोर्स को स्टील वहन करता है। और छठवा क्या होता है एजम्पशन कि मापांक अनुपात स्मॉल m = 280 3 सिग्मा CB होता है। ये हो गया। अब इसके पहले हम क्या रिवीजन किए थे, इसके पहले रिवीजन किए थे स्ट्रेन। विकृति किसे कहते हैं भाई, तो विकृति सोचिए, चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। विकृति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल लगाने की दिशा में जो डायमेंशन में चेंज हुआ अपान में ओरिजिनल डायमेंशन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। बल लगाने के लंबवत दिशा में डायमेंशन में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक डायमेंशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और वॉल्यूम में चेंज अपान में प्रारंभिक वॉल्यूम को क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद दूसरा हम पढ़े थे शियर स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम किससे दिखाए थे, एप्सिलॉन से, और शियर स्ट्रेन को हम दिखाए थे फाई से। शियर स्ट्रेन शेप में चेंज को दिखाता है और नॉर्मल स्ट्रेन साइज में चेंज को दिखाता है। तो आई होप इतना ही पढ़ें, कुछ नहीं है ना। तो देखिए एजम्पशन हम बार बार कर रहे हैं कि एजम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मान लिया ना तो हम पूरा आगे यही चलेंगे। तो आई होप आप बात को समझोगे। अच्छे से पढ़ते हुए यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि रिव्यू नहीं आता है ना तो मोटिवेशन लो होता जाता है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।